हेलो गाइस। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो डिफेंस एग्जाम से रिलेटेड, नेवी, एयरफोर्स और एनडीए से रिलेटेड रहेगा, जिसमें हम मैथ्स की प्रश्नावली लोकस बिंदुपथ से रिलेटेड स्टडी करेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक है स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा। तो देखिए, सरल रेखा के बेसिक जो डिफेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सरल रेखा की 6 फॉर्म होती है, उनसे स्टडी करेंगे आज हम। तो देखिए, वो 6 फॉर्म कौन कौन सी होती है। पहली होती है व्यापक रूप, जनरल फॉर्म। उसके बाद आता है ढाल रूप, स्लो फॉर्म। उसके बाद आता है अभिलंब रूप, फिर आता है अंतःखंड रूप, फिर आता है एक बिंदु रूप, और फिर आता है दो बिंदु रूप। अर्थात स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड यदि कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इन 6 फॉर्मों से ही पूछा जाता है। तो अब देखिए, हम पढ़ते हैं एक एक करके कि कौन सा क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं व्यापक रूप। तो देखिए, व्यापक रूप क्या होता है। जब हम लिखते हैं कि ax डॉट by प्लस c बराबर 0, ये है वो स्ट्रेट लाइन की एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है जहाँ व्यापक रूप होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अब यदि व्यापक रूप में या तो हमें इक्वेशन दी हुई होगी तो पूछ सकते हैं कि इसकी ढाल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, ढाल ज्ञात को m से दर्शाते हैं और ढाल होती है माइनस अक्ष का गुणांक अपॉन में y का गुणांक b। तो इस प्रकार से हम इसकी ढाल ज्ञात कर सकते हैं। और देखो, त्रिभुज वाली प्रश्नावली से यदि इसे रिलेटेड करें तो इससे एक क्वेश्चन बनता है, वो इस प्रकार बनता है कि यदि निर्देशांक इस प्रकार है और ये व्यापक जो फॉर्म की रेखा है वो निर्देशांक अक्षों को इस प्रकार से काटती है, तो इन निर्देशांक अक्षों, ये एक्स एक्सिस हो गई, एक्स एक्सिस, और ये वाई अक्ष हो गई। ठीक है, और ये रेखा ax जोड़ by प्लस का c बराबर 0 होगी, ये हमारी रेखा होगी। अब क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि यदि ये त्रिभुज बनता है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए, मैंने कहा कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक, तो यहाँ पे देखो, आधार तो ये है और ये ऊंचाई है, तो इस पद को कैसे ज्ञात करेंगे। इसके लिए हम देखो इस अंतःखंड रूप में बदलेंगे तो अक्ष c by a जोड़ y c by b इक्वल टू 1 आएगा। ठीक है, जहाँ पे जो c by a है वो इस पे अंतःखंड और c by b है वो उस पे अंतःखंड। तो देखिए, अब हम यहाँ पे रखेंगे तो c by a इंटू c by b, इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा c स्क्वायर अपॉन 2ab। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। इस व्यापक फॉर्म से इस प्रकार से 3 इक्वेशन पूछे जा सकते हैं, या तो इसकी इक्वेशन पूछी जा सकती है, उसका ढाल पूछा जा सकता है, या फिर उसे अपने त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जा सकता है। तो ये हमारा व्यापक हुआ कंप्लीट। अब पढ़ते हैं हम स्लोप फॉर्म। तो देखिए, किसी भी सरल रेखा का यदि स्लोप फॉर्म पूछा जाता है तो देखो, ढाल रूप में होता है y बराबर mx प्लस का c, जहाँ पे जो m है वो उस रेखा की ढाल होती है और जो c है वो y अक्ष पे काटा गया है, y अक्ष पे काटा गया अंतःखंड होता है। तो इस प्रकार से हम रेखा का ढाल रूप ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये m होती है वो रेखा की ढाल होती है और c y अक्ष पे काटा गया अंतःखंड। उसके बाद में आता है देखो अभिलंब रूप। देखो, अभिलंब रूप क्या होता है कि जिसमें अभिलंब के हिसाब से उसका इक्वेशन ज्ञात किया जा सकता है। तो देखिए, मान लीजिए कि ये निर्देशांक अक्ष है, ये x अक्ष और ये y अक्ष। ठीक है, अब देखो, अभिलंब रूप होता है, ये मान लो कोई स्ट्रेट लाइन है हमारी। अब हम मूल बिंदु से इस पे लंब डालते हैं, ये लंब की हो गई और ये अक्ष के साथ एक का कोण बनाते हैं। तो देखो, अभिलंब का इक्वेशन याद करने के लिए करते हैं अक्ष cos अल्फा जोड़ y sin अल्फा इक्वल टू p। ये जो इक्वेशन आती है उसे अभिलंब का इक्वेशन बोलते हैं, जहाँ पे अल्फा रेखा मूल बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब तथा अक्ष के बीच में बना गया कोण अल्फा होता है, और मूल बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब होता दूरी p होती है। यहाँ पे अभिलंब का समीकरण आ जाता है। फिर करते हैं अंतःखंड रूप। देखो, अंतःखंड रूप में क्या होता है, अक्ष में a जोड़ y अपॉन में b बराबर 1। ये होता है किसी भी रेखा का अंतःखंड रूप। यहाँ पे जो a होता है वो अक्ष पे काटा गया अंतःखंड, और जो b है वो y अक्ष पे काटा गया अंतःखंड होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से हम किसी रेखा का अंतःखंड फॉर्म ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे जो अक्ष के नीचे होता है वो अक्ष पे काटा गया अंतःखंड, y के नीचे होता है जो y अक्ष पे काटा गया अंतःखंड होता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि देखो, यहाँ पे प्लस और माइनस का बेसिक कंसेप्ट होता है, तो ट्रांजैक्शन की वजह से एग्जाम में गलती हो जाती है। तो यदि हमें अंतःखंड रूप के अंदर इक्वेशन को बदलनी होती है तो हमें यहाँ पे सदैव पॉजिटिव चिन्ह ही रखना चाहिए। एग्जाम में जब हमें सोल्व करके आंसर आता है तो वहाँ यहाँ पे माइनस आ जाता है। यहाँ पे ऐसी इक्वेशन बन जाती है तो हम बोल देते हैं कि y अक्ष पे काटा गया अंतःखंड b होता है, जो कि गलत होता है। हमें इसको पॉजिटिव करके उस नेगेटिव को यहाँ पे लेके ये बताना चाहिए कि y अक्ष पे काटा गया अंतःखंड माइनस का b। तो यहाँ से ये अंतःखंड रूप की बेसिक चीज है कि यहाँ पे पॉजिटिव चिन्ह रखना चाहिए हमें। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अंतःखंड फॉर्म लास्ट में निकल के आएगी तो डेफिनेटली अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह आता ही आता है, जिससे क्या स्टूडेंट्स गलती करते हैं और माइनस के चिन्ह को देखते नहीं है और सीधा अंतःखंड भी बता देते हैं, जबकि हमें उस माइनस के चिन्ह को नीचे लाना है। यहाँ पे पॉजिटिव जो जनरल फॉर्म होती है अंतःखंड रूप की, वहाँ इसमें यहाँ पे पॉजिटिव ही होता है, हमें भी पॉजिटिव रखना है, उस नेगेटिव को इसके अंतःखंड वाले के साथ रख देना है ताकि हम अंतःखंड को माइनस बता सकें। ठीक है, ये अंतःखंड रूप हो गया। उसके बाद आता है बिंदु रूप। तो देखो, बिंदु रूप क्या होता है कि कोई भी बिंदु है, किसी समतल में स्थित बिंदु के आधार पर किसी रेखा का समीकरण ज्ञात करना बिंदु रूप होता है। तो देखिए, हमें बिंदु के निर्देशांक दिए हुए होंगे, ठीक है, और उस रेखा की ढाल दी हुई होगी कुछ ना कुछ, तो उससे हम इस रेखा का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो, y माइनस का y1 बराबर m इंटू अक्ष माइनस का x1, ये इस रेखा का समीकरण होगा, जहाँ पर x1 y1 उस बिंदु के निर्देशांक होंगे और जो m है वो क्वेश्चन में दी हुई होगी उस रेखा की ढाल। तो उस प्रकार हम इसे बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। इसे अनंत रेखाएं खींची जा सकती है ऐसे 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 ऐसे, लेकिन हमें एग्जाम में ढाल दी हुई होगी और बिंदु के निर्देशांक दिए होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब आता है छठा फॉर्म, दो बिंदु रूप। तो इसमें क्या, दो बिंदु, ये समतल है, यहाँ पे p बिंदु x1 y1 और q बिंदु है x2 y2।
तो इन दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण पूछा जाता है। तो होता है y माइनस का y1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 x माइनस का x1। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से हम दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे देखो ये m होता है, ढाल होती है। किसी भी यदि रेखा की ढाल ज्ञात करनी होती है और हमें दो बिंदु दिए हुए होते हैं तो ऊपर तो लिखते हैं डेल्टा y, नीचे लिखते हैं डेल्टा x। तो यहाँ पे डेल्टा y का y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, इस प्रकार से ढाल ज्ञात की जा सकती है और इस प्रकार से दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात किया जा सकता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। हमने देखा कि स्ट्रेट लाइन क्या होती है, अर्थात कोई भी समतल होता है तो उसमें दो बिंदुओं को मिलाने पर जो वक्रीय आकृति बनती है उससे सरल रेखा कहते हैं। वक्र का मतलब होता है कि हमारी जो मैथ्स में अगर हम कोई भी किसी भी प्रकार की आकृति, आयत, त्रिभुज, वर्ग कुछ भी बना देते हैं तो उसको हम वक्र का नाम दे सकते हैं। अर्थात जितनी भी आकृति हम कोई एक शब्द में बोला जाए उन्हें वक्र कहते हैं। अर्थात समतल में स्थित दो बिंदुओं को मिलाने पर जो वक्रीय आकृति बनती है उसे सरल रेखा कहते हैं। सरल रेखा के ये 5 फॉर्म होते हैं: व्यापक रूप, ढाल रूप, अभिलंब रूप, अत्यात्म रूप और एक बिंदु रूप और दो बिंदु रूप, जिनको हमने एक एक करके देख लिया। तो इन्हीं में से स्ट्रेट लाइन से क्वेश्चन बनता है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है। अंतःखंड रूप वाले में लगभग क्वेश्चन उठाया जाता है क्योंकि यहाँ पे माइनस की गलती अक्सर स्टूडेंट्स कर देते हैं। तो आपको याद रखनी है, जो मैंने अभी बताया था आपको, कि माइनस के चिन्ह को हमेशा नीचे अंतःखंड वाले के साथ रखना है और x और y के बीच में हमेशा पॉजिटिव चिन्ह रखना है। बाकी यहाँ से त्रिभुज वाला कंसेप्ट कंबाइन करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। निर्देशांक के साथ बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करवाया जा सकता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे कि दो सरल रेखाओं को किस प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि वो समांतर हो, अभिलंबवत हो, संपाती हो, और उन दो रेखाओं के बीच बना गया कितना कोण हो सकता है, कब वो प्रतिच्छेद करेगी, उनके बीच की दूरी कितनी होगी। तो ये आगे हम अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।